तो बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स के लिए वो ये है, अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ ए हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज सराउंडेड बाय अनदर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 एज शोन इन फिगर। तो बेटा इन्होंने फिगर दिया हुआ है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द फ्लैट फेस ऑफ द ब्लॉक with incident angle theta. What is the maximum value of theta for which the light suffers total internal reflection at the top of the surface? तो बेटे यहाँ पे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर लगने वाला है वो लगने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये कहता है बेटा कि अगर हमारी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है बेटा जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इन दोनों मीडियम के इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है ना। तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये इन दोनों मीडियम के इंटरफेस के पैरेलल हो गई। ऐसे एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। अगर आपकी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तब लाइट उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाती है, उसे हम TIR कहते हैं। अगर हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करें तो स्नेल्स लॉ की हेल्प से बेटा हम लोग ये क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम कह देते हैं चलो कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हम स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं μ1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू μ2 साइन 90 डिग्री, क्योंकि अब यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटे यहां से हमारे पास साइन थीटा सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? μ2 बाई μ1। यहाँ पे μ2 क्या है बेटा? μ2 यहाँ पे रेयरर मीडियम है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ1 किसका है? डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी क्रिटिकल एंगल का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो अब देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वो इस सरफेस पे हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन आर, जहां पे आर क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमने ये वाला लिया है, ठीक। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू है बेटा 1.25, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख दे रहा हूं, इंटू साइन आर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा की वैल्यू, अगर मैं इसको 25 से कट कर दूं तो 5/4 साइन आर, है ना बच्चों। तो इसको हम इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब जरा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, OAB को। इस ट्राइंगल में बेटा r प्लस थीटा 90 डिग्री है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होने वाला है, तो r प्लस थीटा 90 होगा। तो यहां से मैं थीटा सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस आर। तो अगर मैं ए पॉइंट पे TIR की कंडीशन लगा दूं बच्चों, ए पॉइंट पे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, इसको जरा हटा देते हैं। तो ए पॉइंट पे अगर मैं TIR की कंडीशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? साइन थीटा सी मस्ट बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, जहां पे μ2 क्या है बेटा? रेयरर का, तो वो 1 है एयर, और μ1 क्या है? 1.25। तो अगेन हम लोग इसको जरा फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा 5/4, इसको 4/5 कर देते हैं। ये आ गया बेटा साइन थीटा सी। साइन थीटा सी को हम लिख सकते हैं 90 माइनस आर, इसे हम लिख सकते हैं कॉस आर। तो बेटे कॉस आर की वैल्यू हो गई 4/5। अब इस कॉस आर से हम साइन आर निकालना चाहते हैं, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करेंगे। अगर ये एंगल आर है तो हमें पता है कॉस आर की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 4 हो गई, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 होगा। इसका मतलब साइन आर की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? साइन आर की वैल्यू हो गई 3/5। यही साइन आर हम लोग उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। जब हम लोग साइन उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 5/4 इंटू साइन आर है 3/5, 5 से 5 कट गया, तो थीटा सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास बेटा साइन इनवर्स 3/4। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में हमारा आंसर है कि नहीं। यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ था वो था TIR, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है, टू थिन कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर
and 10 centimeter are placed coaxially 10 centimeter apart. द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, इसका मतलब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज हो रहा है। तो बेटे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो बेटे अगर हमारे पास मान लीजिए दो लेंस है, एक लेंस ये है और एक ये इसके साथ ही टच हुई दूसरी लेंस है। तो बेटे अगर हम लोग ये कहें ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ f1, इस लेंस का फोकल लेंथ है f2, तो बेटा इनका जो नेट फोकल लेंथ आता है उसकी वैल्यू होती है बेटा 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन क्या हो अगर ये लेंस बेटा दूर दूर रखे हो, तो अगर ये लेंस दूर दूर रखे होते हैं बेटा, जैसे ही मान लीजिए एक ये लेंस आ गया आपके पास और दूसरा लेंस इससे थोड़ी दूर रखा है, तो बेटा अगर दोनों लेंस दूर दूर रखे होते हैं किसी डिस्टेंस d पे और उनकी फोकल लेंथ बेटे दी हुई है f1 एंड f2, तो बेटा क्या होता है इनकी जो नेट फोकल लेंथ 1/f नेट, या इसी को हम पावर कह सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पावर अगर हमें डायोप्टर में निकालनी है बच्चों, तो हमें जो फोकल लेंथ है उसको हमेशा मीटर्स में लेना होता है, हमेशा मीटर्स में लेना होता है। अगर हम मीटर्स में नहीं लेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो हमें फोकल लेंथ दी हुई है f1 ये है, f2 ये है और डिस्टेंस हमारे पास ये है। तो यहां पे हम लोग पुट करते हैं बेटा p नेट इज इक्वल टू 1/f1, इसको 100/30 लिख देंगे क्योंकि हमें मीटर में लिखना है, फिर प्लस 100/10 लिख देंगे बेटा, एंड देन माइनस 10, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर करने के लिए बाई 100 कर दिया, इंटू f1 की वैल्यू फिर से क्या लिखेंगे हम लोग 30/100, और f2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा 10/100। देयर आर लॉट्स ऑफ 100 है ना तो यहां से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और इस 100 से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आया बेटा 100/30, यहां से पास आया बेटा आपके 100/10, और यहां से बेटा माइनस का 10/3। देखिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से हम लोग बेटा एलसीएम ले सकते हैं कितना 30, यहां से हम एलसीएम ले सकते हैं 30, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं स्पेस के लिए। ठीक है बेटे, तो यहां से हमने एलसीएम ले लिया है 30। अब अगर एलसीएम हमारे पास 30 आ गया तो यहां पे बचेगा 100, यहां पे कितना बचेगा 300, और यहां पे कितना बचेगा 100। तो बेटा ये कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 300/30। तो ये आंसर आ गया 10 डायोप्टर, है ना। तो आप देख भी रहे हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाया हुआ है कि यही करेक्ट आंसर है इसके लिए। तो 10 डायोप्टर ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड जेई 2025 का ये क्वेश्चन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 हैज अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर व्हेन इट इज इन एयर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज 1.28। तो बेटे इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा वो यूज हो रहा है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग ये बताते हैं बेटे कि जो फोकल लेंथ होती है वो होती है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू होती है बेटा वो सीखने वाली बात है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू एक्चुअली होती है म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम, जिस मीडियम के अंदर वो रखा है। तो हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। प्यारे बच्चों, पहले जब वो एयर में रखा हुआ था तो एयर में 1/f की जो वैल्यू आ रही थी वो आनी चाहिए थी म्यू। तो म्यू लेंस कितना है बेटा 1.6 -1 इंटू 1/r1
माइनस 1/r2, जहां पे r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये हमें दिया नहीं है तो हम वही का वही यूज करेंगे, और मीडियम चेंज होने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब वाटर के अंदर जब वो जाएगा बेटा, तो वाटर के अंदर फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 1/f w, लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू, लेंस तो 1.6 का ही है, और अब वाटर हो जाएगा 1.28 माइनस 1, और ये ब्रैकेट हमारे पास सेम रहने वाली है, 1/r1 माइनस 1/r2। तो बेटा अब हम अगर इसका रेशियो ले लें, तो रेशियो लेने पे बेटा हमारे पास क्या आने वाला है देखते हैं। ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाने वाली है, यहां से हमारे पास आने वाला है 1/f एयर मल्टीप्लाई f वाटर बाई 1, ये पलट गया, इज इक्वल टू, ऊपर यहां से आने वाला है 0.6/1, और यहां से आने वाला है 1.28 अपॉन में 1.6 माइनस 1.28, है ना बच्चों। तो हम इसको अब कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एयर में कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो वाटर का हो जाएगा एफ वाटर इज इक्वल टू, ये एयर को इधर ले जाता हूँ 12, यहाँ पे आ गई ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 6/10 इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं 128/100। मेरी आदत है ऐसे ही, मैं ये डेसिमल वेसिमल हटा के फिर ही करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये 1.6 में से हमारे पास जाने वाला है 1.28, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, कितना हो जाएगा 1.68 माइनस 1.2860 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2 जाएगा 3.32, तो हम यहाँ पे 0.32 लिख सकते हैं, पॉइंट तो 0.32, तो इसको हम लोग लिख दे 32/100, है ना बेटा। तो अब यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और मेरे को लगता है 4 से अगर मैं काटूंगा तो ये कटेगा, है ना। तो अब कितना आ गया ये एफ वाटर, और किसी को काटना वटना है तो हम लोग काट सकते हैं वैसे, तो एफ वाटर की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 6 इंटू 4/10। ये सारी वैल्यूज हम लोग किस में निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। ऑप्शन मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर के लिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे ख्याल में मिलीमीटर में आ जाएगा। तो अब मेरा काम सिर्फ ये रह गया 72 इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 288, है ना, 4 2 8, तो 288 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास सी आंसर है, और ये मैंने पहले से टिक भी कर रखा है ना। तो हमारा आंसर आ गया 288। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसेप्ट देख लिया कि लेंस मेकर फॉर्मूला की हेल्प से हम अलग अलग मीडियम में, अगर एक मीडियम में हमें लेंस का फोकल लेंथ दिया हो तो हम किसी और मीडियम में लेंस का फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अ प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड इन सच अ वे that the image produced by both the mirrors coincide with each other, the distance between the two mirror। ठीक है बेटा, तो अब इसमें आप लोग देख रहे हैं दो मिरर्स का खेल है। इसका मतलब एक मिरर जो है, उस मिरर का जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स का खेल है। तो देखते हैं, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए आंसर मैंने टिक कर रखा है, आंसर जो है इसका वो फोर्थ है 7.5। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए, और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो देखें चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि कंसेप्ट इसमें क्या लगने वाला है। तो इसमें जो कंसेप्ट मुझे समझ में आ रहा है वो लगना चाहिए कि कोई कन्वेक्स मिरर जो है वो अपनी इमेज कैसे बनाएगी किसी ऑब्जेक्ट का। तो कंसेप्ट इसमें मिरर फॉर्मूला होगा। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, कि अगर हमारे पास कोई मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो जो इमेज बनती है उसका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे v क्या है बेटा, v इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, u इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का कोऑर्डिनेट नहीं, फोकस का कोऑर्डिनेट कह दीजिए, फोकल लेंथ कह देते हैं वैसे इसको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। तो ये कन्वेक्स मिरर होगी बेटा। इस कन्वेक्स मिरर पे एक एक्सिस, कन्वेक्स मिरर की एक्सिस बना ली हमने।
अब ये कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हो गई। एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उसका 30 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस हो गया। तो बेटा अब हमें पता चल गया क्या क्या, हमें u पता चल गया है, u की वैल्यू है -30,0, यानी कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे हैं क्योंकि हम पोल को ओरिजिन मानेंगे, और फोकस जो होगा वो इसका इधर होता है फोकस, ये आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है या फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग क्या मान ले बेटा, ये +30,0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1/v -1/30 इज इक्वल टू 1/+30 आ गया बेटा। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/30 + 1/30। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे ख्याल में तो आ गई आपके पास 15 सेंटीमीटर, है ना बच्चों, 15 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि बताइए एक प्लेन मिरर जो है उसको हम किस तरीके से रखें कि दोनों मिरर से बनी हुई जो इमेज है वो कोइंसाइड कर जाए। तो पहले तो आप ये सोचिए कि 15 सेंटीमीटर पे जो ये इमेज बन रही है वो कहाँ बनेगी। तो हमें पता है बेटा, जब रे इधर जाती है तो वो टकराने के बाद इधर रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। और दूसरी रे हम लोग कहाँ से भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे भेजते हैं तो हमें पता है ये जो दोनों रे हैं बेटा, ये जो दोनों रे हैं ये जहां पे मिलने वाली हैं वहीं पे इमेज बनती है। तो ये हमारी इमेज बन रही है, इमेज v +15 आ रहा है, इसका मतलब इमेज यहां बन रही है 15 पे, ठीक है, यहां बन रही है। अब ये कहना चाह रहा है कि हम एक प्लेन मिरर ऐसा रख दें जिससे जो इमेज बन रही है वो इमेज कोइंसाइड कर जाए, है ना, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे कहीं प्लेन मिरर रख दूं, ध्यान से देखिए बीच में, है ना, बीच में मैं रखना चाह रहा हूं, है ना। तो यहां पे कहीं प्लेन मिरर में रख दूं, यहां पे, तो अब जो कन्वेक्स मिरर है उससे इमेज जो बन रही है और प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी, देखो ना, इमेज बाय बोथ द मिरर्स कोइंसाइड। तो अब सोच के देखिए कि मेरे को ये जो टोटल डिस्टेंस मिली है ये कितनी है, 30 + 15, 30 + 15 होता है बेटा 45। 45 अगर है तो इसके आधे पे अगर मैं मिरर रख दूं यानी 22.5 पे, 22.5 इनके जस्ट बीच में, तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि तब ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की वहीं पे इमेज दे देगा जहां पे इमेज ऑलरेडी कन्वेक्स की वजह से बनी हुई है। तो अब उसकी डिस्टेंस पूछी गई है दूसरे मिरर के साथ। तो ये बात तो ठीक है कि मेरे पास ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी, 22/22.5, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए मिरर और इसके बीच में। अब अगर इधर 15 है और ये टोटल डिस्टेंस 22.7 होनी चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ 22.5 और 22.5 आ जाए। इस वजह से दोनों जो इमेज है वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आई होप मैं समझा पाया हूं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ वो कंसेप्ट क्या था बेटा, मिरर फॉर्मूला। इज इट ओके। अब हम लोग चलेंगे अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो बेटा जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा थियोरिटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं उसको। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट यहां पे यूज होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे अभी। व्हेन एन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, यानी कि प्रिज्म के अंदर भी हमें जो कंसेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द रिफ्लेक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड्स स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, angle of incidence and angle of emergence become equal. There are always two sets of angle of incidence for which deviation will be same except at the minimum deviation setting. Angle of refraction become double of the prism angle. तो बेटे हम लोगों को ये पता है कि
जब भी लाइट प्रिज्म के थ्रू जाएगी तो देखिए हम लोग कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं। मैं एक बार एक प्रिज्म बनाता हूं। ये हमारा प्रिज्म है बेटे। लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी यहां पे, और जब मिनिमम एंगल डेविएशन का जो एंगल है वो मिनिमम होगा, तब लाइट रे जो रिफ्रैक्ट करती है बेटा, वो पैरेलल टू द बेस करती है। ये हम लोगों को पता है। अगर ये बेस है तो ये लाइट पैरेलल टू द बेस जाएगी, है ना। मैंने पैरेलल बनाया है, थोड़ा सा मैं पैरेलल बना देता हूं उसको। ये पैरेलल टू द बेस जाएगी। अब अगर ये बेस के पैरेलल जाएगी तो क्या क्या कंडीशन होती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, तो कंडीशंस पहले लिख लेते हैं। अगर आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसका नाम पी क्यू रख दे रहे हैं, पी क्यू पैरेलल हो जाती है बेटा बीसी के, यानी बेस के। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। ये कंडीशन है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया हमारा कि ऑप्शन सी सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस बिकम इक्वल। दूसरा बेटा, रिफ्रैक्शन एंगल R1 और रिफ्रैक्शन एंगल R2 ये भी सेम हो जाते हैं, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा हो जाता है। अब यहाँ पे R1 R2 क्या है बेटा? R1 R2 ये वाला एंगल है, ये R1 है जब पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ। और एक सेकेंड, ये मैं इसको बनाता हूं किसके साथ? नॉर्मल के साथ, है ना। ये मैंने जज्बाती होकर के ऊपर बना दिया, ये नॉर्मल के साथ बनेगा, है ना। तो नॉर्मल पहले ड्रॉ करें। ये नॉर्मल हो गया, ये R1 हो गया बेटा, है ना, पहला R1। और ये दूसरा वाला नॉर्मल है, इसके साथ ये R2। तो R1 और R2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये प्रिज्म एंगल यानी कि इस प्रिज्म एंगल के A/2 के बराबर होगा। ये थर्ड कंडीशन हो जाती है। कंडीशन ये फॉलो होगा जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर पहला ऑप्शन है द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम पैरेलल टू बेस, यस ये करेक्ट है। लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो यार, अगर हम आई वर्सेस डेविएशन का एक ग्राफ बनाएं तो हम लोगों को पता है कि डेविएशन और आई का जो कर्व आता है बेटा, वो कुछ ऐसा सा कर्व आता है ना, ऐसा सा, जहां पर जब आई बराबर ई होता है तो डेविएशन का एंगल मिनिमम हो जाता है। तो इन्होंने जो सेकंड बात बोली है कि लार्जर एंगल ऑफ प्रिज्म प्रोवाइड्स स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो अगर हम देखें आई प्लस ई माइनस ए बराबर डेल्टा, तो अगर आपने ए को बढ़ाया तो मिनिमम डेविएशन का एंगल छोटा हो जाएगा, डेल्टा छोटा हो जाएगा। ये बात सही है कि नहीं है? आप सोच के देखिए। अब आप ये देखो कि ए अगर बढ़ाएंगे, यहां पे तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ए बढ़ाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा छोटा हो रहा है। ये देखिए, ये डेल्टा छोटा हो रहा है क्योंकि आई प्लस ई, इसको हम लोग उस टाइम पे क्या लिख सकते हैं? 2i माइनस ए बराबर डेल्टा, डेल्टा मिनिमम, है ना। तो इसका मतलब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए के बढ़ाने पर डेल्टा मिनिमम तो कम हो रहा है किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है। तो क्या ये हम लोग कह सकते हैं? चौथी चीज क्या कह रहा है? देयर आर ऑलवेज टू सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन विल बी सेम एक्सेप्ट एट मिनिमम। हाँ, ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि ग्राफ में यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा I1, यहां पर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, डेल्टा नॉट। तो ये डी भी सही है। तो ए, सी और डी ये हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है, ये ठीक है हमारा। अब ई और बी की बात हमारी रहेगी। तो ई पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स डबल, नहीं हाफ हो जाता है। तो ये यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गई कि ये हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ई गलत हो गया, तो ई वाला ये गलत हो गया, ई वाला ये गलत हो गया, ए इसमें है नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसलिए आंसर ए सी डी आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर having same radii of curvature as 12 centimeter at the same distance of 18 centimeter from the respective mirror. The ratio of the size of images. Ratio of size of images हमें बताना है बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो कंसेप्ट क्या होगा? मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही हमें वो रेशो देता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्निफिकेशन होता है बेटा, उसे हम लोग लिखते हैं
स्मॉल m से और उसकी वैल्यू होती है एच आई बाई एच ओ। मिरर के केस में यही वैल्यू माइनस वी बाई यू भी होती है, माइनस वी बाई यू भी होती है। अगर हम इस मैग्निफिकेशन को बेटा किसके टर्म्स में लिखना चाहें, एफ और यू के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे फोकस और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, तो यही मैग्निफिकेशन को बेटा जब हम एफ और यू के टर्म्स में लिखते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एफ बाई यू माइनस एफ। ये आपको लर्न करना चाहिए। अगर लर्न नहीं भी करना चाहते हैं तो आप v की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो u माइनस एफ के टर्म्स में आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को लेकर के अगर हम सबसे पहले कन्वेक्स मिरर लें, तो कन्वेक्स मिरर के केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, m1 इसकी वैल्यू होगी f। कन्वेक्स का फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो रेडियस बाई 2 होगा, तो 6 अपॉन में u माइनस एफ। u की वैल्यू हम लोग क्या ले लें बेटा, u की वैल्यू है 18, तो कन्वेक्स के केस में u हम लोग माइनस 18 ले लेते हैं। और f क्या ले ले बेटे, f की वैल्यू हम लोग अगेन 6 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अपॉन में माइनस 24। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, माइनस 1/4। इज डेट ओके। ये m1 हो गया। अब अगर हम m2 की बात करें, किसके लिए, कनकेव के लिए, कनकेव के लिए, तो कनकेव मिरर के केस में बेटा, कनकेव मिरर के केस में m2 की वैल्यू हो जाएगी अगेन f की वैल्यू कनकेव के केस में माइनस होती है, तो यहाँ माइनस लिख दें, तो माइनस ऑफ 6 अपॉन में u की वैल्यू तो अभी भी माइनस 18 है, और इसके केस में ये प्लस 6 बना देगा, तो माइनस 6 अपॉन में माइनस ऑफ 12, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। अब इसको हम लोग लिख लें हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें इन दोनों के इमेज के हाइट का रेशो चाहिए, तो इस केस में हाइट ऑफ कन्वेक्स के केस में h1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा ho/4, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और h2 के केस में वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, h ऑब्जेक्ट बाई 2, क्योंकि ho तो सेम है, तो रेशो जो आएगा बेटा वो आ जाएगा h1/h2 इज इक्वल टू ho/4 इंटू में 2/ho, तो ये आ गया बेटा 1/2। और आप देख सकते हैं मैंने बी पे निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब 1/2 ही करेक्ट आंसर दिया हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कह रहा है अ बाई कन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस सेम एज 1/6 centimeter. If the lens is required to be replaced by another convex lens having different radii of curvature on both sides without any change in lens power, then possible combination of R1 and R2. तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, अगेन बेटा कंसेप्ट जो यूज होगा वो होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि वही आपको पावर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2, है ना बेटा। तो अब आप देखो कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, यानी इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बेटा अगर बाई कन्वेक्स लेंस है, तो बाई कन्वेक्स अगर लेंस है तो इसका मतलब हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस में हम 1/f की जो वैल्यू लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं बेटे म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी R, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस R, वो इसको प्लस बना देगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि देखो अगर हमारा लेंस बाई कन्वेक्स है, ये है मान लो, तो इस केस में बेटा जो फर्स्ट सरफेस है वो ये है, इसका R इधर होता है, और अगर रे इधर से आ रही है मान लो, तो हमारी ये साइड पॉजिटिव होती है, तो R1 तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, और R2 इधर होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है, और दोनों ही R हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/f की वैल्यू हम लोग रख देंगे म्यू माइनस 1 इंटू में 2/r। ये फर्स्ट केस में हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि अगर हम इसी लेंस को रिप्लेस करना चाहें एक और कन्वेक्स लेंस से, लेकिन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सरफेस का अलग है, तो इसका मतलब बेटा उसकी भी पावर तो 1/f ही होगी, क्योंकि पावर सेम लेनी है हमें, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें ये पता है कंडीशन कि दोनों की पावर जो है वो सेम है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है पावर में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बेटे कि म्यू माइनस 1 इंटू में 2/R, और R पहले कितना दिया है 1/6, ये बराबर होना चाहिए
म्यू माइनस वन इंटू में 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि ये r2 जो होगा ये नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन के साथ। तो बेटा म्यू माइनस वन से म्यू माइनस वन चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब r1 r2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें, इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि r1 r2 बराबर नहीं होना चाहिए, फिर भी ऑप्शन में ऐसा दे रखा है 1/3 1/3, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं कैसे ही लोग पेपर बनाते हैं कि भाई तुम बच्चों को कम से कम कुछ तो पढ़ने दो, r1 r2 बराबर नहीं है और ऑप्शन में दे रखा है 1/3 1/3। चलो ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का सम 12 आना चाहिए, तो 7 और 5 उठा सकते हैं। तो यहाँ पे 1/1/5 प्लस 1/1/7, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ये आंसर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया, इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है a spherical surface separates two media of refractive index 1 and 1.5 as shown। so ये फिगर भी दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O, यानी इमेज की लोकेशन पूछी है। तो बेटा ये जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यहाँ पे है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस, है ना बेटे, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस, कर्व्ड सर्फेसेस। अगर बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होता है वो क्या यूज होता है बेटा? यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है बेटा, अगर ये हम म्यू2 मान लें जहाँ पे इमेज बन रही है, इसको हम म्यू1 मान लें जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो म्यू2/v माइनस म्यू1/u इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1/r, जहाँ पे r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, v कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये पोल से ही आप सब चीजें मेजर करेंगे। बेटे ये आपका कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में जहां पे रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेसेस के थ्रू हो रहा है वहां पे ये यूज होगा। यहाँ पे 3/2 यानी 1.5, v हमें निकालना है, म्यू1 की वैल्यू है 1, u की वैल्यू हमें दी है 0.2, दिस इज इक्वल टू म्यू2 है 3/2 माइनस 1/r, r यहाँ पे 0.4 है ना बेटे। तो बस अब हमें इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमें यह ध्यान रखना है यहाँ पे u जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 3/2v यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10/2 इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया कितना बेटा 1/2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4/10। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3/2v दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10/8 माइनस 10/2, ठीक कर रहा हूँ ना। तो अब यहाँ से आ गया हमारे पास बेटा 3/2v इज इक्वल टू 8, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 10 माइनस 40, 2 4 जा 8 और 4 10 जा 40, तो 2v/3 इज इक्वल टू 8/-30। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, v इज इक्वल टू 24/-60, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -0.4। तो माइनस आ रहा है यानी लेफ्ट में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से रेज आएगी तो ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में आ रहा है और 0.4 पे आ रहा है, 6 4 जा 4, तो ये मैंने सी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर भी हमारा सही है बेटा। ठीक है, तो इसमें जो यूज हुआ वो हुआ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस कंसेप्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कह रहा है अ स्लैंटेड ऑब्जेक्ट AB is placed on one side of a convex lens जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि रियल इमेज बन रही है, तो कह रहा है एंगल मेड बाय द इमेज विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा अगर हम इसकी इमेज सोचें तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज कुछ ऐसी बनेगी रे डायग्राम के थ्रू। अब इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है उसकी बात करता हूं पहले। तो देखो कंसेप्ट जो यूज हो रहा है बेटा, अगेन वो कंसेप्ट जो है वो ये बात कर रहा है, सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर मैं किसी तरीके से इस इमेज की हाइट और इस इमेज के साइज के बारे में थोड़ा सा पता लगा लूं,
है ना बेटा, तो मैं ये एंगल निकाल पाऊंगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो जब स्लैंट ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो बेसिकली उसकी पोजीशन में जितना चेंज आ रहा है, एक तरीके से इसका साइज, ये इसको हम डी यू कह सकते हैं बेटा, और इमेज के साइज को हम डीवी कह सकते हैं। जब डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट बहुत छोटी होती है तो हम उसका रिलेशन लिख सकते हैं बेटा डीवी इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू डी यू। ये फर्स्ट चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। और दूसरी चीज तो आपको पता ही है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर लेंस है तो हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले से हमें v मिलेगा और हम इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -30 है, इक्वल टू 1/f। कन्वेक्स लेंस का f पॉजिटिव होता है तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, जरा चेक करिए, कैलकुलेट करते हैं। 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/20। तो मेरे ख्याल में v की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 20 अपॉन में 30 और माइनस का 20 है ना मेरे ख्याल में। सो v की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 10 यहां से बचेगा, 10 दूनी 20, 60 सेंटीमीटर आ गया। सही है, तो 60 सेंटीमीटर v आ गया। तो बेटा हम यहाँ पर dv अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए m चाहिए। m की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बाई यू। तो v बाई यू 30 का स्क्वायर इंटू डी यू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी यू की वैल्यू कितनी है 1। तो साइज जो आ गया वो आ गया 4 का, 4 सेंटीमीटर का, यानी ये लेंथ जो आ गई वो 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हाइट की बात करें तो हाइट के लिए बेटा हम लोग लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन एम अगेन कितना है 60/30, दिस इज इक्वल टू 2 और इसकी वैल्यू होगी एच आई बाई एच ओ। एच ओ कितना है बेटा, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, एच ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये रहा 2 सेंटीमीटर, ये है ना एच ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 लिख दूं। तो बेटा एच आई भी हमारे पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर है ना। तो अगर 4 सेंटीमीटर आ गया तो लेंथ और हाइट दोनों 4 सेंटीमीटर, तो ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, क्लॉकवाइज में बन रहा है, तो ये -45 डिग्री लेंगे। तो ये आंसर सी होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हम लोगों ने यूज किया साइज ऑफ इमेज और या लेंथ ऑफ इमेज जो है वो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे। मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा जिसमें हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो भी वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। आप लोग जितना मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे मैं उतना ही बेटर आपके लिए कर पाऊंगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी with a refractive index 1.3 and 1.4 respectively forms a convex refracting meniscus towards A। इसका मतलब बेटा दो लिक्विड की सरफेस है, इसके डायग्राम हमको खुद ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया A और एक सरफेस हम लोग इधर बना लेते हैं, एक ये होगी, दो लिक्विड है, इसमें ए की तरफ मिनिस्कस बना हुआ है और वो कन्वेक्स मिनिस्कस है, इसका मतलब सरफेस कुछ ऐसी बनी हुई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मिनिस्कस ए। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है कहीं, यहां से यहां पे ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए फॉर्म्स एन इमेज विद द मैग्निफिकेशन ऑफ -2। सो यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ -2 दे रखा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है, तो हमें क्लियरली पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही आएगा, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्लियर है, सारे पॉजिटिव में है, अदरवाइज आंसर ऐसे ही निकाल देते अगर एक पॉजिटिव दिया होता। तो चलिए अगेन यहाँ पे जो यूज होने वाला है कंसेप्ट आपको पता ही चल गया होगा, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज होगा फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जो यूज होता है वो क्या यूज होगा बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ है, रे इधर जाएगी, रे अगर इधर जाएगी तो ये साइड पॉजिटिव होगी, ये साइड नेगेटिव होगी।
तो हम u जो है वो ले लेंगे -13, है ना। तो हम यहाँ पे रखते हैं μ2 जिधर हम जा रहे हैं वो है, μ1 जिधर से हम आ रहे हैं वो है। तो μ2 दिया हुआ है हमें कितना बेटा 1.4 और μ1 दिया है 1.3। 1.4 माइनस 1.3 अपॉन में r हमें निकालना है। बेटा दूसरा हम इक्वेशन यहां से बना देंगे -2। तो -2 को हम लिख सकते हैं बेटा v बाई μ2 इंटू में μ1 बाई u, इसका मैग्निफिकेशन होता है। ये भी आप लोग लर्न कर लो, डिफ्रैक्शन के केस में मैग्निफिकेशन ये यूज होता है। तो बेटा यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो v की वैल्यू निकालते हैं 1.4 बाई वी माइनस, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 13 से 13 गया तो यहाँ पे 1/10 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे बटेगा 0.1 बाई आर। तो यहाँ से बेटा 1.4 बाई वी, जिसे हम μ2 बाई वी भी कह सकते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.1 बाई आर माइनस 1/10। तो μ2 बाई वी की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 1 माइनस आर बाई 10r। ये बात ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं -2 और v बाई μ2, v बाई μ2 को पलट दें, तो v बाई μ2 को पलट लेंगे तो 10r है ना बाई 1 माइनस आर, और यहां से u इधर ले आते हैं, u की वैल्यू होगी कितनी 13 माइनस का और अपॉन में μ1 1.3। अब कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है, 13 से 13 जाएगा, 10 ऊपर बचेगा, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 10r अपॉन में 1 माइनस आर। तो ये वैल्यू आ गई बेटा 20 माइनस 20r बराबर 10r। तो 2/3 आ गया मेरे ख्याल में r, है ना, 2/3। तो आंसर हो जाएगा ए। सो दिस इज इट बेटा, ये हमारे पास 10 बेहतरीन क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछे गए हैं ऑप्टिक्स से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड बेस्ट 10 कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे। मैंने बहुत इजी जो क्वेश्चन आए थे वो उठाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो तो सबको आता ही है। तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए थे, कोशिश की आपको सिखाने का। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला किस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।